नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मुद्दा आपका में। मैं हूं प्रीति सिंह। सरकार ने पेट्रोल, डीजल और विमान ईंधन के निर्यात पर ड्यूटी लगाने की घोषणा की है। इसके अलावा कच्चा तेल उत्पादन करने वाली घरेलू कंपनियों पर विंडफॉल टैक्स भी लगाया है। वित्त मंत्रालय के अनुसार पेट्रोल और विमान ईंधन यानी एटीएफ के निर्यात पर 6 रुपए लीटर और डीजल निर्यात पर 13 रुपए प्रति लीटर की ड्यूटी लगाई गई है। कच्चे तेल पर उपकर लगाया गया है। जहां तक कच्चे तेल पर विंडफॉल टैक्स लगाने की बात है तो इसकी दर 23,250 रुपए प्रति टन रखी गई है। यह उपकर कच्चे तेल के आयात पर लागू नहीं होगा। साथ ही सोने पर इंपोर्ट ड्यूटी में भी भारी इजाफा किया गया है और नई दरें 1 जुलाई से प्रभावी हो गई हैं। सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के बढ़ते भाव की तुलना में घरेलू भाव को तर्कसंगत बनाने के लिए टैक्स लगाने का फैसला किया है। सोने के आयात को नियंत्रित करने के लिए सोने पर सीमा शुल्क को करीब 10% से बढ़ाकर 15% किया गया है। आखिर टैक्स बढ़ाने को लेकर किए गए इन फैसलों के पीछे क्या बड़े कारण हैं? अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए क्या इन कदमों का कोई असर होगा? अगर होगा तो कैसा रहेगा? मुद्दा आपका में इससे जुड़े तमाम पहलुओं पर आज हम चर्चा करने वाले हैं और इस पर चर्चा के लिए मेरे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मेरे साथ ए.के. भट्टाचार्य जी जुड़े हुए हैं जो कि एडिटोरियल डायरेक्टर है बिजनेस स्टैंडर्ड के। ए.के. भट्टाचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम में जुड़ने के लिए शुक्रिया। साथ ही दीपांकर सेन गुप्ता मेरे साथ जुड़े हुए हैं जो कि प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स हैं यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में। सेन गुप्ता जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। शुरुआत में कि भट्टाचार्य जी आपसे करूंगी और सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया समझना चाहूंगी कि ये जो फैसला है इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये जो फैसला जो है ये जो हमारी अर्थनीति में 2 तरह के घाटे होते हैं। एक तरफ होता है वित्तीय घाटा और दूसरा होता है चालू खाते का घाटा, जिसे हम करंट अकाउंट डेफिसिट कहेंगे या फिस्कल डेफिसिट कहेंगे जी। मैं समझता हूँ कि जो बजट के पेश होने के बाद 2022-23 की जो बजट पेश हुई थी 1 फरवरी को, उसके बाद हमारी जो कच्चे तेल की जो दाम बढ़ने की एक तरफ और दूसरा जो रशिया यूक्रेन से जो युद्ध से जो एक कमोडिटी मार्केट में जो एक हार्डनिंग ऑफ प्राइसेस जो हमें दिखने को मिला, उससे और उसके बाद जो कोविड का से रिकवरी को एक्सपीडाइट करने के लिए सरकार ने बजट के ऊपर बहुत सारे ऐसे कदम लिए जो सरकार के अर्थनीति के लिए सरकार ने सोचा कि वो लाभदायक है। उससे क्या हुआ कि सरकार की जो ऊपर जो वित्तीय जो एक आप जिसे कहेंगे बर्डन, फिस्कल बर्डन जो है, वो करीबन 3.3 लाख करोड़ एक्स्ट्रा बढ़ गया। जैसे फूड सब्सिडी का बिल बढ़ गया, करीबन 80,000 करोड़ बढ़ गया। उसके बाद फर्टिलाइजर सब्सिडी, क्योंकि फर्टिलाइजर दाम बढ़ गए रशिया यूक्रेन से, क्योंकि रशिया और यूक्रेन फर्टिलाइजर सप्लाई करती है, उससे फर्टिलाइजर में दाम बढ़ गए, तो सब्सिडी बर्डन करीबन 1 करोड़ 4 लाख बढ़ गए। उसी तरह जो तेलों के जो एक्साइज ड्यूटी घटाया गया, उससे करीबन 85,000 करोड़ का एक घाटा, एक सालाना घाटा हुआ। उसी तरह अगर आप उज्ज्वला स्कीम को देखेंगे, उसमें 6,000 करोड़ का एक नया एक बर्डन आया सरकार के ऊपर, और जो एक्सपोर्ट जो एक रिलीफ दिया गया था, उसमें 15,000 करोड़ का भी एक बर्डन आ गया है। तो सब मिलाकर 3.3 लाख करोड़ का जो एक एक्स्ट्रा बर्डन जो आया है, वो भारत सरकार की जो वित्तीय घाटा में एक बहुत बड़ा एक धक्का पहुंचा रहा था। और उसी तरह जिस तरह से हम फिस्कल डेफिसिट बढ़ने से, इन्फ्लेशन बढ़ने से, जिस तरह से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने करंट अकाउंट डेफिसिट को रोकने के लिए जो रुपए के ऊपर जो एक डेप्रिसिएशन को कम करने के लिए फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का इस्तेमाल किया, उसमें करंट अकाउंट डेफिसिट का भी एक शंका पैदा हो गया। मैं समझता हूं जो कल की जो ये डिसीजन जो है सरकार की, ये दोनों वित्तीय घाटे और चालू खाते के घाटे को रोकने के लिए है। जैसे समझ लीजिए 85,000 करोड़ का जो एक्साइज जो रेवेन्यू लॉस हुआ था एक्साइज घटाने से, वो मैं मानता हूं कि ये विंडफॉल टैक्स नहीं कहूंगा इसको मैं, ये एक लेवी है। और ये लेवी, पूरा लेवी जो प्रॉफिट जो ऑयल इंडिया और ओएनजीसी को जाता था, सरकार ने वो प्रॉफिट $40 प्रति बैरल का प्रॉफिट जो मिल रहा था जो ऑयल
इंडिया और ओएनजीसी को, वो कंपनी को ना जाकर वो सीधा अब सरकार के पास गया है। जी। और नॉर्मली क्या होता है कि अगर पब्लिक सेक्टर कंपनी प्रॉफिट बनाती है साल के आखिर में, उसको वो डिविडेंड पे करती है, पर क्योंकि ओएनजीसी और ऑयल इंडिया लिमिटेड डिसइन्वेस्टेड कंपनीज हैं, तो अगर वो डिविडेंड पे करें तो सिर्फ सरकार को नहीं जाएगा। तो सरकार ने अपनी एक जो भूमित्व का एक 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 अधिकार जताया है, और वो अर्थनीति की जरिए से मैं समझता हूं कि जो वित्तीय घाटा और चालू खाते के घाटा को जो डर लग रहा था, उसको वो रोकने के लिए और उसको एक एड्रेस, वो प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए मैं समझता हूं ये जो कदम जो है, ये काफी हमें देखना पड़ेगा कि किस तरह से ये कदम कामयाब होते हैं। मुझे लगता है कि सरकार की जो वित्तीय घाटा का जो समस्या जो बढ़ रही थी, वो जरूर कम होगी, अब कंट्रोल में आने की उम्मीद कर सकते हैं। ठीक है, और भी पहलू आपसे समझूंगी के भट्टाचार्य जी। दीपांकर सेन गुप्ता, अगर हम देखें तो ब्रिटेन जैसे कुछ देश पहले ही कुछ इस तरह के फैसले ले चुके हैं। यूनाइटेड किंगडम ने तेल और गैस कंपनी के मुनाफे पर 25% टैक्स की घोषणा की। अब हम देख रहे हैं भारत में भी इस तरह का फैसला लिया गया है। तो हालिया परिस्थितियां, जैसे हमें ए.के. भट्टाचार्य जी ने भी बताया, खासतौर से रूस यूक्रेन युद्ध के बाद जो हालिया परिस्थितियां हैं, क्या ये एक जरूरत सी बन गया था ये फैसला लेना? बहुत जरूरी बन गया था। देखिए, ये जो हम संकट की सामना कर रहे हैं, ये संकट का स्रोत भारतवर्ष नहीं है, ये संकट का स्रोत भारत से बाहर है। पर हमने देखा है हर फाइनेंशियल क्राइसिस में स्रोत कहीं ना कहीं हो, पर असर भारत पे पड़ता है, दूसरे इमर्जिंग इकोनॉमीज पे पड़ता है। जैसे आपने देखा 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस में संकट था यूनाइटेड स्टेट्स में, पर जब पूरे विश्व में फैल गया तब यूएस के भी इन्वेस्टर्स अपने हमारे देश से फंड्स निकाल के वो अपने देश पे पार्क करने लगे एज सेफ हेवन्स। यहाँ पे दो बातें हैं, एक है रियल सेक्टर पे असर, जिसके बारे में अशोक भट्टाचार्य ने ये बहुत अच्छा जिक्र किया। दूसरी बात है अपेक्षाएं, निवेशकों का अपेक्षाएं। क्या होता है जब रुपये की वैल्यू गिरता रहता है, और यहाँ पे जो करंट अकाउंट डेफिसिट जो भारत का चल रहा था, $24 बिलियन इस महीने हो गया है, जहाँ पे सोने का जो इंपोर्ट है उसका एक बड़ा भूमिका है, उसके चलते रुपये पे भी प्रेशर पे आया। जब ऐसे प्रेशर्स आते रहते हैं, ऐसे माहौल में विश्व भर जब माहौल अशांति हो जाती है, तो बहुत निवेशकों डर के अपना रुपए वापस लेना चाहते हैं। तो वहां पे सरकार को बहुत सारे कदमों का उठाना जरूरी हो जाता है। तो आपने देखा होगा कि सोने पर भी सरकार ने कर लगाया है कि उभरती मांग सोने पर किसी तरह काबू पाया जाए। दूसरी बात, ये जो हमने भट्टाचार्य जी ने फ्यूल की बात की, जो फ्यूल हम निर्यात हो रहा था उस पर हमने कर लगाया है। ऐसा क्यों किया है कि बहुत सारे देशों में ऐसे पदार्थों पे कोई प्राइस सीलिंग नहीं है। हमारे देश में डिफैक्टो प्राइस सीलिंग तो है, दूसरे देशों में प्राइस सीलिंग ऐसा कुछ नहीं है। तो बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स हमारे देश से वो सप्लाई निकाल के दूसरे देश पे बेच रहे हैं, तो उनका उत्पादन नहीं बढ़ रहा है, उसी उत्पादन से ही वो डाइवर्ट कर रहा है इंडिया से बाहर। तो इसको रोकने के लिए आपने निर्यात पे आपने कर लगा दिया ताकि ये लाभदायक न हो। तो इससे क्या हो रहा है कि हमारी जो डोमेस्टिक इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स है बिकॉज ऑफ फ्यूल शॉर्टेजेस, राइजिंग फ्यूल प्राइसेस, उस पर कुछ असर आ रहा है। और दूसरी बात, आपका करंट अकाउंट डेफिसिट भी एड्रेस हो रहा है। ये दोनों बहुत बड़ी चीज थी, क्योंकि इससे क्या होता है, अगर आप डेप्रिसिएशन और रुपये पे आप कंट्रोल पाते हैं तो बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस जो आपके विपरीत जा रहा है, आप उस पर काबू पाते हैं। और जहां तक भट्टाचार्य जी ने फिस्कल डेफिसिट की बात करी, इसमें तो दो राय नहीं है कि ये विंडफॉल टैक्स, मैं इसको विंडफॉल टैक्स ही कहूंगा, क्योंकि ये विंडफॉल टैक्स आप किस पे लेवी करते हैं? आप उस मुनाफे पे लेवी करते हैं जिस मुनाफे के लिए व्यापारी या व्यापारी संगठन वो उसका क्रेडिट पे नहीं जाता। इस वक्त क्या हो रहा है कि आपका प्रोडक्शन कुछ भी ना हो, क्योंकि इंटरनेशनल बाजार में इसकी कीमत में उछाल आई है, आपकी मुनाफा बढ़ा है, इस मुनाफा को सरकार टैक्स कर रहा है। पर सरकार ये नहीं भी कहा है कि ये टैक्सेशन जो हम कर रहे हैं ये पिछले प्रोडक्शन के बेसिस पे हम कर रहे हैं। अगर आप प्रोडक्शन बढ़ाते हैं वो बढ़ोतरी पर टैक्स नहीं होगा। तो सरकार ने एक इंसेंटिव रख दिया है कंपनीज के सामने, अगर आप उत्पादन बढ़ाते हैं
बढ़े हुए उत्पादन पे आपका कोई टैक्स नहीं है। अगर आप वहीं यथास्थिति खड़े हैं, आपका प्रोडक्शन में कोई चेंज नहीं है, तो आपको तो टैक्स देना पड़ेगा। आपको ज्यादा मुनाफा नहीं होगा क्योंकि आप प्रोडक्शन बढ़ा नहीं रहे हैं। तो मैं मानता हूं ये बहुत स्ट्रेटेजिकली तरीके से किया गया है। और जहां तक वित्तीय घाटा की बात है, मैं सहमत हूं अशोक जी से। वित्तीय घाटा पे कुछ असर तो होगा। जहां तक करंट अकाउंट डेफिसिट है, हमें आगे आगे देखना पड़ेगा कि इसका असर क्या है, क्योंकि इस वक्त सिचुएशन अभी भी फ्लूइड है। ठीक है, ए के भट्टाचार्य जी, इसका अगर हम देखें तो जो रिफाइनिंग कंपनियां हैं उन पर किस तरह का असर पड़ेगा? अभी आप लेवी की बात कर रहे थे, विंडफॉल टैक्स को लेकर अभी दीपांकर जी ने बात साफ की है। कंपनियों पर किस तरह का असर पड़ेगा? क्योंकि अगर क्या वो प्रोडक्शन बढ़ाएंगे या फिर उसकी भी एक लिमिट है, या उनके मुनाफे पर ये सीधा सीधा असर है? कैसे देख रहे हैं उन पर इफेक्ट को आप? देखिए, अगर जो 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 कंपनियां निर्यात के व्यवसाय में जुड़ी हुई हैं, उनके लिए जो एक्सपोर्ट टैक्स जो लगाया गया है, सेस जो एक्सपोर्ट सेस जो लगाया गया है, वो मैं समझता हूं कि वो सेस से उनकी जो निर्यात करने की जो एक प्रवृत्ति जो थी, उसमें थोड़ी बहुत एक रोक लगेगा। और इसका कारण भी यह है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप निर्यात कर रहे हैं इस तरह से जिससे कि देश में, हमारी देश की अर्थनीति में, देश के बाजार में उस चीजों की कोई कमी आ जाए और उससे कोई दहशत मच जाए, संकट पहुंच जाए। तो जो हमने देखा है पिछले जो 3 महीने में, अगर आप देखेंगे, जो भारत के कई प्राइवेट सेक्टर ऑयल रिफाइनर्स वो रशियन यूराल्स, जो रशिया का जो क्रूड ऑयल जो है वो खरीद रही हैं, जो पब्लिक सेक्टर ऑयल कंपनीज भी खरीद रही हैं। आज की तारीख में जो 3 महीने पहले हम रशिया का शेयर हमारे देश की कच्चे तेलों के आयात में सिर्फ 2% था, जून का अगर आंकड़ा देखेंगे वो करीबन 20 से 21% आ चुका है। और रशियन यूराल्स की दाम और कोई तेलों, कच्चे तेलों से दाम कम है, वो डिस्काउंट में मिल रही है। इससे साफ जाहिर है कि जो कंपनी, और ये कंपनियां रिफाइन कर रही हैं और निर्यात करने में काफी लगी हुई हैं जी। तो इनमें भी उनका एक जो मुनाफा जो हो रहा है, वो भी उनमें मुनाफा बढ़ा है। तो मैं ये समझता हूं कि ये जो निर्यात के ऊपर जो एक सेस लगाया गया है, ये एक तरफ जो देश में जो एक संकट पहुंचने वाली थी शॉर्टेजेस की, उसको अटैक करेगी, और दूसरा जो एक्सपोर्ट्स में भी जो मुनाफा आ रहा था कि रशियन क्रूड और रशियन यूराल को लेकर उसको प्रोसेस करके आप यूरोप में भेज रहे थे, आप इवन अमेरिका में भी भेज रहे थे, क्योंकि बहुत सारे इंडियन ऑयल कंपनीज के जो जहाज जो हैं वो सुएज कैनाल की ओर जा रहे हैं। तो इसको देखते हुए ये लग रहा है कि तेल कंपनी को खुशी तो नहीं होगी, पर ये है देश का एक होता है पब्लिक फाइनेंस रिक्वायरमेंट, और दूसरा होता है कि कंपनियों की प्रॉफिटेबिलिटी। मैं ये समझता हूं जिस तरह से इस ये सेस को लगाया गया है, क्योंकि जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जो जोन्स जो हैं उनको इनसे बाहर रखा गया है। अगर मान लीजिए आप 50% अपना जो तेल जो है रिफाइन करके आप भारत में बेच रहे हैं, तो आपके ऊपर जो 50% जो एक्सपोर्ट जोन के जो यूनिट हैं उनके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो इसमें मैं समझता हूं कि एक तेल को लेकर यही सरकार नहीं, पिछले सरकार भी, तेल एक ऐसा वस्तु है जो सरकार के लिए एक बहुत बड़ा एक रेवेन्यू का भी सोर्स है। ये हमें मानना पड़ेगा। जब तेलों के दाम घटते हैं, सरकारें उनकी टैक्स बढ़ाती है, और जब तेलों के दाम बढ़ जाते हैं, सरकार उन टैक्सों को कम भी करती है जी। तो अब जो हो रहा है, ये तेल के कंपनी तो बहुत दुखी तो होंगे। ONGC और OIL स्टॉक मार्केट में, रिलायंस की जो स्टॉक में आपने देखा कि थोड़ा बहुत शोक पहुंचा है, पर हमें देखना पड़ेगा कि ये पब्लिक फाइनेंस और एक्सटर्नल इकोनॉमी की चैलेंजेस है इस वक्त। इस चैलेंज को देखते हुए मैं समझता हूं कि अगर थोड़ी बहुत आशा भंग हुआ है इन कंपनियों का,
मैं समझता हूँ उससे हमें डरने वाली बात नहीं है। ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि इनका सारा प्रॉफिट सरकार ले रही है। बिल्कुल। और कुछ जैसे जैसे प्रॉफिट वित्त मंत्री ने एक कहा भी। बात मैं कहूंगा, एक बात मैं जी जी। कहूंगा कि ये मैं इसको विंडफॉल टैक्स इसीलिए नहीं कह रहा क्योंकि अगर वो टैक्स होता तो इनको केंद्र को सरकार प्रदेश सरकारों से शेयर करना पड़ता, अच्छा। क्योंकि ये सेस है, लेवी है, ये पूरा पैसा केंद्र के पास जाएगा, स्टेट्स के साथ शेयर नहीं करना पड़ेगा। ये स्टेट्स जो जो प्रदेश सरकार हैं उनमें थोड़ी बहुत उनकी समस्याएं आएंगी, क्योंकि ठीक है। अगर वो टैक्स होता तो जी। उनमें 42% का शेयर स्टेट्स को जाता, ठीक पर है। क्योंकि ये सेस है, ये पूरा इसलिए पैसा केंद्र केंद्र के में पास जाएगा आएगा। और जी। केंद्र की जो 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 घाटे पूर्ण करने के लिए काम आए। ठीक है। और जैसा वित्त मंत्री ने भी कहा कि कंपनियां मुनाफा कमाएं, इससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो उपलब्धता है देश में, राज्यों में, वो उसकी कमी नहीं होनी चाहिए, और इस बात को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है। और जैसा आप लोगों ने भी कहा कि खास तौर से जो निजी रिफाइनरी ईंधन कंपनियां हैं जो सप्लाई करती हैं, वो कहीं ना कहीं इम्पोर्ट, एक तरह से एक्सपोर्ट को बढ़ावा दे रही थी, और जो कई राज्यों में ऐसी खबरें भी आ रही थी कि जो ईंधन की कमी है उसका संकट खड़ा हो सकता है। ऐसे में कुल मिलाकर अगर देखें दीपांकर जी, तो घरेलू ईंधन कीमत पर भी क्या इसका असर होगा, और क्या ये बहुत जल्दी हमें दिखना शुरू हो सकता है? देखिए, असर तो होगा। कीमतें अगर बढ़ रही है, कैसे आप इसको रोक सकते हैं दूसरी बात है। पर इस वक्त क्या हो रहा था, बिकॉज डाइवर्जन हो रहा था। देखिए, कंपनीज देखते हैं रिलेटिव प्रॉफिटेबिलिटी, अगर निर्यात करने में ज्यादा पैसा है, ज्यादा मुनाफा है, वो करेंगे। उसके चलते क्या होगा कि आप जिस जो कीमत है हमारे देश में, उस कीमत में आपको शॉर्टेजेस आ जाएंगी। क्यों आ जाएंगी? क्योंकि डोमेस्टिक सप्लाईज नहीं आ रहा है, आप बाहर भेज रहे हैं, और उसके बाद अगर होर्डिंग शुरू हो जाता है तो उसका तो असर कुछ और होता है। तो इसको देखते हुए सरकार ने जो कदम उठाया है, मैं मानता हूं ये एकदम सही कदम उठाया है, क्योंकि एक सिग्नल देना चाहिए, जो सिग्नल सिर्फ इंगित न हो, जिसमें एक फाइनेंशियल एक इम्प्लीकेशन भी हो। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो उसको आपको भुगतान भरना पड़ेगा। उसके चलते क्या हो है, सरकार एक ऐसा सिचुएशन को अवॉइड करने की कोशिश कर रहा है शॉर्टेजेस का, जो इस वक्त उसकी भूमिका और उसका असर कुछ और हो सकता है। तो मैं मानता हूं पहला जो सरकार का उद्देश्य है कि देश में शॉर्टेजेस होना नहीं चाहिए, वो एड्रेस हो रहा है। क्या कीमतें बढ़ेगी? देखिए, अगर आपके प्राइस लेवल अगर इस तरफ रहा तो कीमतें तो बढ़ेगी। ये आप सरकार इसको आप ज्यादा दिन इसको टाल नहीं सकते। पर मैं मानता हूं, ये मेरा इशू है कि इंटरनेशनल क्रूड प्राइसेस सिचुएशन को देखते हुए इसमें गिरावट आएगी। ये एक परमानेंट सिचुएशन नहीं है। ये कब आएगी गिरावट, ये दूसरी बात है, क्योंकि ये बेसिकली हमारे हाथ में नहीं है। एक इंटरनेशनल सिचुएशन पैदा हुआ है, जिसके चलते कुछ देशों ने कुछ ऐसा कदम उठाए हैं जहां पे एक अजीब सा शॉर्टेज क्रिएट हुआ है। क्या ये हमेशा चलेगा? ये हमेशा नहीं चलेगा। कब खत्म होगा हमें पता नहीं, पर एक दिन ये तो खत्म होगा। पर तब तक सरकार पे प्रेशर रहेगा कि इसी तरह एट द मार्जिन कम से कम कुछ लोगों के लिए कीमतें बढ़ाना। अब ये एक लेवल पे कब बढ़ाया जाएगा, कितना बढ़ाया जाएगा, एक पॉलिटिकल सा सिचुएशन हो जाता है, पॉलिटिकल सा डिसीजन हो जाता है। तो ये मैं मानता हूं कभी ना कभी आपको बढ़ाना पड़ेगा, पर सरकार के इस कदम के चलते शायद उस डिसीजन को हम बाद में भी ले सकते हैं। अगर ऐसा होता कि आप इस डिसीजन को डिले करते तो हमारे देश में बड़े शॉर्टेजेस उत्पन्न हो सकते। ठीक है। और एक पहलू और के भट्टाचार्य जी, अभी ये जो हम नए टैक्स की बात कर रहे हैं और जो नए नियम है, जैसा आपने भी बताया कि इसके तहत पेट्रोल का निर्यात करने वाली तेल कंपनियों को जो चालू वित्त वर्ष है उसमें विदेशी बिक्री का 50% तेल घरेलू बाजार में बेचना होगा, और डीजल के लिए ये जो सीमा है वो निर्यात का 30% रखा गया है। साथ ही ये नई दरें, लेकिन एक बात और कही गई है कि 15 दिन में समीक्षा होगी। 15 दिन में समीक्षा का मतलब हम क्या समझें? क्या जो भी हालात हैं उन पर बहुत बारीकी से नजर रखकर बहुत जल्दी इसमें उतार चढ़ाव की संभावना भी हम देखते हैं क्या? जो अवस्था, जो तेल के बाजार की जो अवस्था जो है, वो एक वॉलेटाइल मार्केट है। हालांकि जैसे दीपंकर साहब ने भी कहा, जो तेलों के दाम की जो अगर ट्रैजेक्टरी देखें, वो लगता है कि एक ट्रैजेक्टरी ऐसी आने वाली है होगी शायद
पर तेलों के दाम शायद उतने नहीं बढ़ेंगे। ये हम कह सकते हैं कि जो पहले का जो डर जो था वो डर उतना नहीं है। तो मैं कहूंगा कि जो सरकार का जो मंशा जो है इस निर्णय से, कि वो क्लोज वॉच रखेगी, मॉनिटरिंग करेगी, और मॉनिटरिंग करने में अगर कोई पॉलिसी, अगर कोई हेर फेर या कोई रद्द बदल कुछ करने की जरूरत पड़ेगी तो वो सरकार वो करने में सक्षम होगी। एक जमाना ऐसा आ गया था कि सरकार ये तेलों के दामों कैसे निर्णय होगा, क्या होगा, उससे एकदम पीछे चला गया था, एकदम पीछे दूर हट चला गया था। अब क्योंकि इस तेल की जो बाजार में, तेल की जो विश्व जो बाजार में जो हलचल मची है, जो वॉलेटिलिटी आई है, मुझे लग रहा है कि उसके देखते हुए सरकार ने अपने आप को और भी आगे इन्वॉल्व करके ये मॉनिटरिंग मैकेनिज्म किया है। हमें ये आशा करना होगा कि इस इमरजेंसी के बाद, इमरजेंसी जैसे दौरान जो तेल की जो इमरजेंसी जो चल रही है, वो जब खत्म हो जाएगा, हम शायद पुरानी जो एक डिकंट्रोल्ड जो मार्केट व्यवस्था जो तेल में आई थी उसी में पहुंच जाएंगे, उसी में आप वापस चले जाएंगे। क्योंकि वही अवस्था मैं समझता हूं कि हमारी तेल अर्थनीति और जो तेल की जो मार्केट है उसमें जो विनिवेश करने वाले जो हैं उनके लिए ये एक सहायक होगी। और रिफाइनरी हब बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ने की बात कही जाती है, उसमें भी जरूर कुछ हिचकोले आए हैं, तो वो भी इन स्थितियों के बाद आप ठीक होता देखते हैं? बीपीसीएल का डिसइन्वेस्टमेंट जो आने वाला है, अगर ये इन नीतियों में बदलाव आएगी तभी मैं समझता हूं कि बीपीसीएल का डिसइन्वेस्टमेंट का जो प्लान जो है उसको हम साकार कर सकेंगे। क्योंकि अगर निवेशक ये देखते हैं कि तेलों में बहुत ज्यादा ही सरकार का इंटरवेंशन चल रहा है, तो शायद निवेशक थोड़ा पीछे हट जाएंगे। वो तेल की अर्थव्यवस्था के लिए ठीक नहीं है। मैं समझता हूं कि ये जो स्टेप्स लिए गए हैं, जो मॉनिटरिंग की जो बात आपने की, वो एक टेम्पोररी स्टेप्स हैं। उसके बाद हम वापस पुरानी स्थिति में पहुंच जाने की उम्मीद कर सकते हैं। ठीक है, दीपांकर सेन गुप्ता जी, आखिर में आपके भी क्या फिलहाल चैलेंजेस दिख रहे हैं हालिया परिस्थितियों को लेकर, और क्या दिशा नजर आ रही है? क्योंकि जाहिर तौर पर सरकार का जो जोर है वो अर्थव्यवस्था में मजबूती लाना है, मुद्रास्फीति का जो दबाव है उसे कम करना है, उस दिशा में इस तरह के कदमों पर आखिरी कमेंट आपका। दो बातें मैं अशोक जी का बात दोहराता हूं। ये जो कहा है कि 15 दिन में हम समीक्षा करेंगे, अब 15 दिन के बाद तो कुछ होने वाला नहीं है, पर एक सिग्नल है कि ये एक ऐसा एक स्थिति उत्पन्न हुआ है जिसके चलते हम मजबूर हुए इस कदम को उठाने के। और ये जब स्थिति बहाल हो जाएगा तब हम इसको रिव्यू करेंगे। ये बहुत बड़ा सिग्नल है, ये इन्वेस्टर्स, निवेशकों को एक सिग्नल जाता है कि हम वो कमांड कंट्रोल रेजिम में नहीं आ रहे हैं। ये एक स्थिति ऐसे हुई है जिसके चलते हम कर रहे हैं, और हम प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट की ओर हम बात कर रहे हैं। ये तो साफ जाहिर है। इनफैक्ट अगर ये पॉलिसी भी देखिए, इस पॉलिसी से साफ हो जाता है कि जो इंक्रीज प्रोडक्शन है, इंक्रीज प्रोडक्शन पर कोई दबाव नहीं है। ये एक बात है। दूसरी बात, आपको याद होगा जब सरकार ने बजट पेश किया था, उस बजट में भी इंटरनेशनल सिचुएशन का कुछ जिक्र था और कुछ प्रोविजन वहां पे किए गए थे। तब कोई यूक्रेन पे हमले पर कोई सोच नहीं रहा था। अभी भी सरकार ने कहा है कि 15 दिन बाद देखेंगे। शायद सरकार के पास कुछ इंफॉर्मेशन है जो हमारे पास नहीं, उसको चलते हुए, और जिस आश्वासन, क्योंकि ये अनाउंसमेंट फाइनेंस मिनिस्टर ने खुद किया, मुझे लगता है कि जिस तरह से अनाउंसमेंट हुआ है और जिस तरह से जस्टिफिकेशन दिए गए हैं, उसे मुझे लगता है कि लगता नहीं है, ये साफ है, ये टेम्पोररी मेजर है। और मुझे लगता है कि हमारे ऑयल इकोनॉमी में एक हम अपने आप को रिफाइनिंग हब बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको मद्देनजर रखते हुए ये कदम हमने उठाए आश्वासनों के साथ। ठीक है, तो मुझे लगता है कि एक टेम्पोररी स्टेप है, और मुझे लगता है कि शायद 15 दिन नहीं, पर कुछ दिन में इसको वापस लिया जाए। ठीक है, इसी के साथ समय ही पूरा होता है। दीपांकर सेन गुप्ता जी आपका, AK भट्टाचार्य जी आपका, आप दोनों मेहमानों का फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो जाहिर है सरकार का ये कदम घरेलू अर्थव्यवस्था में मजबूती लाने के तहत उठाया गया है। भारत में उत्पादन होने वाले कच्चे तेल पर टैक्स लगाकर सरकार ने अपनी आमदनी बढ़ाने और अर्थव्यवस्था को मजबूती देने की कोशिश की है। इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल के भाव में तेजी दर्ज की जा रही है और उसकी तुलना में भारत में उत्पादन होने वाले कच्चे तेल के भाव को
तर्कसंगत बनाने के लिए ये टैक्स लगाया गया है। कच्चे तेल के घरेलू उत्पादकों को निर्यात से अप्रत्याशित लाभ मिल रहा है और कंपनियों का मुनाफा बढ़ रहा है। ऐसे में सरकार की तरफ से टैक्स बढ़ाने का कदम न्याय संगत माना जा रहा है। इसी के साथ फिलहाल मुद्दा आपका में इतना ही। अच्छे से अपना ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।